Guys, my screen is visible to you? Yes, ma'am. Okay. So we have already done a lot of terms and few terms are left. Then we will be discussing about that how many types of fiction is there, how many types of narrator is there, right? So palindrome is one term which you must have not heard, because this is a rare use term. But yes, sometimes rare used terms are asked in the exam. So palindrome is what? Palindrome क्या होता है? सो पैलिनोड एक कोई भी पोएम या कोई पैसेज या कोई भी वर्क होता है जिसमें कि अगर पोएट ने पहले कुछ बोला है, ठीक है, सपोज किसी वर्क में किसी पोएट ने कोई चीज एडमिट की है, तो अगली बार जब वो वर्क लिखेगा तो वो पुराने वर्क में जो उसने एडमिट किया था उसको वो कैंसिल आउट करता है, राइट? सो दैट इज पैलिनोड। ऐसे वर्क्स जो किसी भी ऑथर के प्रीवियस किसी वर्क के कॉन्सेप्ट को या आइडिया को या बिलीफ को रिजेक्ट करता है, दैट इज पैलिनोड। एग्जाम्पल बहुत ही क्लियर और सिंपल सा यहाँ पे है, जॉफरी चॉसर का लेजेंड ऑफ गुड विमेन। सो जब जॉफरी चॉसर ने ट्रायलस एंड क्रेसीडा लिखा था, उसमें उसने कहा था कि विमेन शुड नॉट बी ट्रस्टेड, कि जो विमेन है वो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो ऐसी होती हैं, राइट? बट देन ही रियलाइज लेटर ऑन इन फ्यूचर कि मैंने विमेन के बारे में हमेशा ही गलत लिखा है, ठीक है, जैसे उन्होंने कैंटरबरी टेल्स में भी कुछ कुछ जगह पे विमेन के बारे में सही नहीं लिखा है। देन ही अपोलोजाइज्ड एंड ही सेड दैट आई विल बी राइटिंग लेजेंड ऑफ गुड विमेन। इसके प्रोलॉग में भी उन्होंने बताया है दैट व्हाई आई एम राइटिंग, बिकॉज आई एम feeling bad about this thing, that I didn't realize this thing कि मैंने women के बारे में इतना कुछ गलत बोला, and then he wrote this book लेजेंड ऑफ गुड वेमेन। सो लेजेंड ऑफ गुड वेमेन के बारे में आप सबको पता ही होगा, जिसमें कि उन्होंने 9 ग्रेट वेमेन की स्टोरीज को पिक किया है। इनकम्प्लीट वर्क है, वो चाहते थे कि जो 9 फेमस वेमेन है उनकी लेजेंडरी स्टोरीज को वो इसमें डिस्कस करें, ठीक है। सो उन 9 लेडीज के नाम भी उन्होंने अपने प्रोलॉग में दिए हैं। तो ये क्या है, ये वर्क जो है ये है पैलिनोड है। कोई भी वर्क जो पुराने वर्क को कैंसिल आउट करे या पुराने आइडिया को या पुराने बिलीफ को कैंसिल आउट करे, वो होता है पैलिनोड, राइट? नेक्स्ट है पैरोडी। पैरोडी बहुत ही कॉमन सी टर्म है, हमने बहुत बार सुना है पैरोडी, हम लिटरेचर में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ये वर्क उस चीज की पैरोडी है। पैरोडी क्या होता है? इमिटेशन, किसी चीज की नकल करना, पर्टिकुलरली किसी राइटर की नकल करना, किसी इंसान की नकल करना, किसी आर्टिस्ट की नकल करना या किसी जॉनर की। जॉनर कैन बी लाइक की रोमांटिक नॉवेल्स या हिस्टोरिकल नॉवेल्स या गॉथिक नॉवेल्स की पैरोडी करना, यानी कि उसको कॉपी करना। बट कॉपी कैसे करना? उस चीज का मजाक भी बना सकते हैं या उस चीज को इमिटेट करके एक कॉमिक और ह्यूमरस इफेक्ट देना ऑडियंस को, तो उसको कहते हैं पैरोडी। कि आप एक ऐसा वर्क प्रोड्यूस कर रहे हो जिसमें आप किसी चीज को एग्जैजरेट करके दिखा रहे हो, किसी चीज का मजाक उड़ा रहे हो या ह्यूमरस इफेक्ट की तरह दिखा रहे हो, राइट? जैसे कि कई बार आपने मूवीज में देखा होगा, कोई कोई कैरेक्टर होता है, एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें कोई बड़ा मतलब कोई बुजुर्ग इंसान बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, राइट? और फिर क्या करता है, बच्चे उसको मॉक करते हैं, मोकरी करते हैं उसकी, कि दादाजी आएंगे तो ऐसे बोलेंगे, है ना? तो वो उनकी तरह मूछे तान के ऐसे खड़े होके चल के बताते हैं। तो इसी तरह से एक एग्जांपल हम देखते हैं, चार्ली चैपलिन की मूवी है ग्रेट डिक्टेटर, उसमें उन्होंने हिटलर को इमिटेट किया है। अब हिटलर जैसी पर्सनालिटी जो बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही रिनाउंड और जिसके नाम से ही लोग कांपते थे, ऐसे कैरेक्टर की सपोज करो चार्ली चैपलिन जैसे कैरेक्टर ने इमिटेशन की है, तो वो कैसी रही होगी? इमेजिन करके भी पता लगता है कि बहुत ही ह्यूमरस सा कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया होगा। तो वो क्या है? पैरोडी है। इसी तरह से अगर हम लिटरेचर की बात करें तो डॉन क्विहोते ने डॉन क्विहोते लिखा है सर्वेंटेज ने, जिसकी स्टोरी आप लोग को पता ही है, कि जिसमें कि जो डॉन क्विहोते है वो अपने एक फ्रेंड को लेके समझ सकते हैं, या फिर एक और सेंचो है, ठीक है, जिसके साथ वो जाके मिडवेल रोमांस को कॉपी करता है, इमिटेट करता है। उसको लगता है कि मैं एक सोल्जर हूँ, मैं एक नाइट हूँ और मेरा काम और मेरे जो साथ में सेंचो है, हम दोनों का काम है दुनिया को बचाना, बुरी चीजों से बचाना हमारा टास्क है, ठीक है।
तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो जैसे कि नाइट्स हैं, घोड़ों पे जाते हैं, ये गधों पे जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी इसकी स्टोरी एक बार बताई थी डोन होते की। तो ये क्या कर रहा है, ये पैरोडी कर रहा है, सॉरी पैरोडी कर रहा है रोमांटिक जो मिडवेल रोमांस है। मिडवेल रोमांस का मतलब क्या है? मिडवेल रोमांस के बारे में हम थोड़ा सा आगे अगली टर्म में पढ़ेंगे, शिवलरिक रोमांस के नाम से जिसको जानते हैं। शिवलरिक रोमांस या रोमांस क्या होता है, जिसमें कि नाइट्स होते हैं यानी कि सोल्जर्स होते हैं, और जो सोल्जर्स क्या करते हैं, वो उनके पास कुछ यूनिक पावर्स होती हैं, ठीक है, और वो दुनिया को सेव करने के लिए हमेशा निडर होके रहते हैं, वो किसी से डरते नहीं है। तो सेम काइंड ऑफ नाइट बनने की इन्होंने कोशिश की है, बट इनको जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत हंसी आएगी कि ये लोग कहाँ से नाइट हैं, ये लोग कहाँ से दुनिया को बचाएंगे। ये किसी भी चीज को अपना आर्मर बना देते हैं कि अच्छा ये मेरा हथियार है, जैसे एक नाइट के पास एक हथियार होता है। सो दैट इज पैरोडी। जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रेवल भी पैरोडी है। वो किस चीज को पैरोडी कर रहा है? वो पैरोडी कर रहा है दो कंट्रीज को, इंग्लैंड एंड फ्रांस। सो इंग्लैंड एंड फ्रांस की हमने इनिशियल ही पढ़ा है कि जो फ्रांस की हिस्ट्री होता है, यार बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, सो इंग्लैंड एंड फ्रांस जो है, दो कंट्रीज को पैरोडी किया है। किस तरह से? उसने लिलीपुटियंस और ब्लेफेस्कू दो कंट्रीज बनाई हैं, इमेजिनरी कंट्रीज। लिलीपुटियंस जो छोटी छोटी हाइट्स के लोग हैं, और ब्लेफेस्कू जिनसे इनकी वॉर है, इनके नेबर्स हैं जो बहुत बड़ी हाइट के हैं। सो लिलीपुटियंस अपने आप को समझते हैं कि हम यूनिक हैं, हमारे अंदर ज्यादा मैनर्स हैं। ब्लेफेस्कू जो लोग हैं उनको अंडे खाने नहीं आते, उन लोगों को बिहेव करना नहीं आता। तो इन दोनों कम्युनिटीज की लड़ाई है। सेम जो कॉन्सेप्ट इंग्लैंड और फ्रांस का रहा है सालों से। तो 100 इयर्स वॉर आपने पढ़ी है। 100 ईयर वॉर किसके बीच में थी? इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में थी। तो इन दोनों की राइवलरी को दिखाया गया है, दोनों कंट्रीज की, बहुत ही एग्जैजरेट करके, इन दोनों को इमिटेट करके। सो ये भी एक पैरोडी है, ठीक है, जहां पे हम किसी को कॉपी करते हैं। नेक्स्ट है सिटायर। सिटायर भी पैरोडी इज ए काइंड ऑफ सिटायर। पैरोडी भी एक तरह की सिटायर। गाइस एक सेकंड, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ, बहुत शोर आ रहा है। ओके, सो सटायर क्या है? पैरोडी एक तरह की सटायर है। सटायर हमने देखा है, सटायर में हम किसी को एक तरह से किसी के ऊपर कटाक्ष करते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं सटायर के, जैसे आयरनी, सरकाज़म, ह्यूमर, रिडिक्यूल, किसी को रिडिक्यूल करना, किसी का मजाक उड़ाना, ये सारी चीजें सटायर का ही पार्ट होती हैं। सो एक तरह से पैरोडी भी हम कह सकते हैं एक तरह की सटायर है, जिसमें हम की क्रिटिसाइज करते हैं किसी के फुलिश बिहेवियर को। फुलिश बिहेवियर कैसे? जैसे सपोज हम बात करें गुलिवर्स ट्रैवल की ही। गुलिवर्स ट्रैवल में फ्रांस और इंग्लैंड का एक तरह से फुलिश बिहेवियर है। कैसे? दोनों कंट्रीज आपस में पड़ोसी हैं, फिर भी सारा दिन लड़ती रहती है। वो सोचता है मैं उसको कंट्रोल कर लूं, वो सोचता है मैं उसको कंट्रोल कर लूं। सो हमने एक सोसाइटी के किसी भी सेक्शन के ऊपर जब कमेंट करना होता है, तो हम सटायर का यूज करते हैं, ठीक है। सटायर में क्या होता है? ऑल्दो द यूज ऑफ सटायर इज ऑफन एंटरटेनमेंट, इट इज ऑफन यूज्ड टू ब्रिंग अटेंशन टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड प्रमोट चेंज इन द सोसाइटी। सटायर के थ्रू हम किसी खास चीज के ऊपर ध्यान लाना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ड्राइडन है वो बड़े सैटरिस्ट हैं, ठीक है, पोप हैं वो बड़े सटायर करते हैं। तो सटायर में वो क्या करते हैं? किसी भी कैरेक्टर की चीजों को लेके, सपोज जैसे पोप ने, अलेक्जेंडर पोप ने बहुत सारे ऑथर्स के ऊपर सटायर किया है, जिनको भी ये लगता था कि ये लोग अच्छा नहीं लिखते, ये लोग एक तरह से कॉपी पेस्ट करते हैं अपनी पोइट्री में, तो उन्होंने उनको सटायर किया है अपने वर्क्स में, ठीक है। सो सटायर में दो चीजें होती हैं, दे वांट टू एंटरटेन पीपल। जो सैटरिस्ट होते हैं वो एंटरटेन भी करना चाहते हैं, इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं कि पढ़ के मजा आता है।
दूसरा होता है कि वो एक सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन लाके सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं। सो अगर अलेक्जेंडर पोप की सटायर्स की बात करें तो उन्होंने ह्यूमैनिटी को लेसन्स दिए हैं अपने एसेज के थ्रू, या जो उन्होंने ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म या पोएट्रीज लिखी हैं। दूसरा, उन्होंने कुछ लोगों को एक तरह से बुरा दिखाने की कोशिश की है कि ये लोग जो हैं इनके अंदर ये बुराइयां हैं, ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप के पीछे बहुत सारे ऑथर्स पड़े रहते थे, उनको वो कमेंट करते थे, इसलिए भी उन्होंने सटायर लिखी है। सो दो तरह की सटायर्स होती हैं, होरेशियन सटायर एंड जुवेनियल सटायर। जो होरेशियन सटायर होती हैं वो कॉमिक टाइप की होती है, ठीक है, उसके अंदर कॉमेडी होती है, उसके अंदर कोई बहुत सीरियस इशू नहीं उठाया जाता। बट जो जुवेनियल सटायर होती है उसमें बहुत ही सीरियस कमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से समझे तो हम ऑस्कर वाइल्ड का प्ले है इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, हमने इसकी समरी की थी। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में क्या है, विक्टोरियन एज के सेटअप के ऊपर सटायर है ये, कि विक्टोरियन एज में एक नाम अर्नेस्ट की कितनी वैल्यू है। दो लड़कियां हैं, उनको दिखाया गया है कि वो किसी अर्नेस्ट नाम के लड़के से शादी करना चाहती हैं, चाहे उस लड़के के अंदर कोई गुण है या नहीं है, राइट। तो इसीलिए ये प्ले लिखा है। तो ये क्या है, होरेशियन सटायर है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ तीखा इन्होंने नहीं लिखा है, बहुत ही कॉमेडी कॉमेडी में इन्होंने सब कुछ बता दिया है कि जो हिपोक्रेसी है विक्टोरियन एज की, उस तरह से नहीं होनी चाहिए। लोगों को सिर्फ नाम से, स्टेटस से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब आप शादी कर रहे हो तो आपको ये देखना चाहिए कि सामने वाले के अंदर कितने गुण हैं, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो इस चीज को रिडिक्यूल किया है, कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की है, मॉक करने की कोशिश की है। तो ये होगी होरेशियन सटायर का एग्जांपल। जुवेनाइल सटायर क्या होते हैं, जिसमें एंगर दिखाया जाता है, रिजेंटफुलनेस, और कभी कभी पर्सनल भी होता है। तो अलेक्जेंडर पोप की जो सटायर्स होती हैं वो जुवेनाइल होती हैं, क्योंकि वो पर्सनली अटैक करते हैं, अपने पर्सनल अपमान का बदला वो लिटरेचर के थ्रू लेते हैं। यहाँ पे हमने लिटरेचर से एग्जांपल लिया है विलियम गोल्डिंग्स का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में क्या है, कुछ बच्चे हैं एक आइलैंड पे, वो रुक जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं और वो क्या करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो सटायर किसके ऊपर है, पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, वॉर्स के ऊपर। तो अब वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे लीडर बनने की, उनमें से 2-3 लोग लीडर बनने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और मर्डर भी हो जाते हैं एक दो उसमें। तो एक तरह से सोसाइटी के ऊपर सटायर है ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। बच्चे इतना कुछ असल में नहीं करते, बट वो उन बच्चों के थ्रू पूरी सोसाइटी के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर एक तरह से कटाक्ष करना चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड जो इतना डिस्ट्रक्शन, डिस्पेयर, डेथ्स हुई, वो उसका रीजन क्या था। उसका रीजन था लोगों के अपने पर्सनल बेनिफिट्स। लोग अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए पूरी नेचर को, पूरे ह्यूमैनिटी को रिस्क पे लाने के लिए रेडी हो गए। तो आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर 2 का एंड क्या रहा था, पूरे के पूरे 2 शहर तबाह हो गए थे, उसके अलावा बहुत ज्यादा लॉस, डिप्रेशन पूरी सोसाइटी में आया था। तो यही चीज वो बताना चाहते हैं उन बच्चों की कहानी के माध्यम से। सो दैट इज व्हाट सटायर इज। नेक्स्ट इज सॉलिलकी। सॉलिलकी बेसिकली प्लेज में होती है, पोएट्री में नहीं होती, नॉवेल्स में नहीं होती, किसी और ऑनर में नहीं होती। तो बेसिकली सॉलिलकी क्या होती है, जब कोई इंसान मन मन में सोच रहा है, जैसे कि आप कहीं पे गए और आपने अपने मन मन में कुछ सोचा, दैट इज सॉलिलकी, जब आप खुद से बात करते हो, राइट। सो बेसिकली विलियम शेक्सपियर के सारे प्लेज में सॉलिलकी है, कोई भी सिंगल एक ऐसा प्ले नहीं है जिसमें सॉलिलकी ना हो। सो क्या होता है, स्टेज पे एक जो कैरेक्टर है वो अकेला खड़ा होता है और वो मन मन में कुछ सोच रहा होता है। क्यों सॉलिलकी डाला जाता है एज ए टर्म प्ले में, ताकि जो ऑडियंस है वो ये जान सके कि कैरेक्टर मन में क्या सोच रहा है। जैसे मूवीज है, मूवीज में तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो मन मन में बात कर रहे होते हैं, हमें उनकी बात सुनाई दे रही होती है, हमने कभी इस चीज को ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे कोई मन मन में बात करता है और हमें सुनाई देता है, क्योंकि मूवी में वो पॉसिबल है। स्टेज पे भी इसी तरह से होता था कि एक इंसान खड़ा है और वो अपने आप से ही बात कर रहा है, मन मन में, बाहर आवाज नहीं आ रही, तो कोई और इंसान एक्चुअली उसके लिए बोल रहा होता है, तो उसको कहते हैं सॉलिलकी, ठीक है।
और अब देखो इट इज अ सेक्शन ऑफ डायलॉग, डायलॉग का ही सेक्शन है। जैसे डायलॉग क्या होता है, जिसमें दो लोग आपस में बात करते हैं। मोनोलॉग क्या होता है, जहां बस एक ही कैरेक्टर बात करता है, लोग सुनते हैं। सो ये डायलॉग एंड मोनोलॉग से अलग है। सॉलिलोक्वी में इंसान सिर्फ खुद से बात करता है। तो अब जब स्टेज पे है वो खुद से बात करेगा तो लोगों को सुनेगा नहीं, इसीलिए उसको अलाउड जोर से बात करनी पड़ती है अपने आप से, ताकि सारी ऑडियंस सुने कि उसके मन में क्या चल रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है, हमें उस कहानी के पास्ट इवेंट्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है, प्रेजेंट इवेंट और फ्यूचर में जो कैरेक्टर है उसका क्या प्लान है, उन सारी चीजों के बारे में हमें सॉलिलोक्वी के थ्रू पता चलता है। सो अब मोनोलॉग क्या है, एक इंसान बोल रहा है बट पब्लिक उस टाइम पे होगी, मतलब और भी कैरेक्टर स्टेज पे होंगे, ठीक है, और वो बोल रहा है और कोई सुन रहा है उसको बट उसका रिप्लाई नहीं कर रहा। असाइड क्या होती है, असाइड भी इसी तरह से एक टर्म है जिसमें कि एक विस्परिंग सी होती है, मतलब एक कैरेक्टर धीरे से कुछ बोलता है जो दूसरों को सुनता है, वो सिर्फ खुद से नहीं कहता, वो दूसरों के लिए भी कहता है, तो उसको कहते हैं असाइड। तो सॉलिलोक्वी क्या है, जब इंसान अपने आप से बात कर रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेमलेट की फेमस सॉलिलोक्वी है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन वेदर इट इज नोबलर इन द माइंड टू सफर द slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing and then to die to see. So अब हैमलेट को जब ये पता चलता है अपने फादर घोस्ट, जो उनके फादर का नाम भी हैमलेट होता है इसमें, अपने फादर के घोस्ट से ये पता चलता है दैट हिज अंकल हैज किल्ड हिज फादर। तो अब ये टू बी और नॉट टू बी वाली सिचुएशन में है। अब ये जीना नहीं चाहता, पहले तो इसे लगता है कि मैं खुद का सुसाइड करके मैं भी चला जाऊं, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। तो अब ये परेशान भी है क्योंकि मरना, खुद को मारना इतना आसान नहीं होता, खुद को मारने में बहुत गट्स चाहिए। तो अब ये कह रहा है कि क्या मुझे ये सारी चीजें मन में रख के परेशान रहना चाहिए या फिर मुझे मर जाना चाहिए, ठीक है। तो टू बी मैं करूं कि नहीं करूं, बदला लूं या क्या करूं, सो ही इज कंफ्यूज। अब ये चीजें हमें कैसे पता चलती हैं, सॉलिलोक्वी के थ्रू, क्योंकि ये अपने मन में सोच रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉलिलोक्वी। ये हमारी हो गई मेजर टर्म्स, ऑलमोस्ट 55 टर्म्स हमने कर ली, ठीक है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी हैं। सो टाइप ऑफ फिक्शन, अब बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि जब हम कोई नॉवल या कुछ पढ़ रहे होते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये बिल्डिंग्स रोमन है, ये कमिंग ऑफ एज है, ये शिवेलरिक रोमांस है, ये गॉथिक फिक्शन है। तो उन सारी चीजों को जानने के लिए मैंने ये टर्म सीखी हैं। कुछ हो सकता है आपको आती भी हो, क्योंकि हम इतने दिन से लिटरेचर पढ़ रहे हैं, कॉलेज में भी हम बहुत कुछ पढ़ के आए हैं। बट कुछ हो सकता है आपके लिए नहीं हूं, तो आप वो जान सकते हो। सो फर्स्ट है अपोकेलिप्टिक लिटरेचर। अपोकेलिप्टिक लिटरेचर क्या होता है, आपने देखा होगा जितनी भी फॉरेन में एडवेंचरस मूवीज बनती हैं, उनका क्या मकसद होता है कि कोई ना कोई रीजन से पूरी धरती जो है वो खतरे में है और सुपर हीरोज आते हैं उनको बचाते हैं, राइट। तो इसी तरह के जो नॉवेल्स हैं जिसमें कि पूरी ह्यूमैनिटी को ही डिस्ट्रक्शन के लिए सोच लिया जाता है, दैट नाउ इज द टाइम कि अब बस ह्यूमैनिटी खत्म, ठीक है, अब क्या है, सारी धरती खत्म हो जाएगी, नई जनरेशन आएगी, नया कुछ होगा, ऐसे सारे वर्क्स को कहते हैं एपोकेलिप्टिक, ठीक है। एपोकेलिप्टिक लिटरेचर ऐसे वर्क्स को कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेकंड कमिंग, सेकंड कमिंग क्या है, ऐसा माना जाता है क्रिश्चियनिटी में कि जीसस क्राइस्ट विल कम अगेन। एक बार तो आए हैं वो दोबारा से आएंगे। कब आएंगे, जब पाप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि गॉड ने ऐसा बाइबल में कहा है कि आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, जो भी बुरे लोग हैं, जो भी बुरी चीजें हैं, सबको डिस्ट्रॉय करके जीसस क्राइस्ट विल कम एंड ही विल सेव अस। जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी अच्छाई है, उनको वो सेव करेंगे और फिर से एक नई दुनिया शुरू होगी। इसी तरह से हर माइथोलॉजी में ये कहानी है। आई डोंट नो कि ये कहानी हर माइथोलॉजी में कैसे आई। सो ऐसा माना जाता है कि कुछ 5-7 हजार या 10,000 साल पहले एक फ्लड आया था। उससे पहले भी दुनिया थी,
उससे पहले भी कलयुग था, और उस फ्लड में सब कुछ बह गया था, और तभी एक बोट आई थी। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में भी ये माना जाता है, क्रिश्चियनिटी में नोआ नाम से एक कैरेक्टर है जिसने सारे अच्छे लोगों को एक बोट में भर लिया था। हिंदू माइथोलॉजी में अगर आपने सुना है तो ऐसे ही एक कैरेक्टर है मनु, जिन्होंने उस बोट में सारे अच्छे लोगों को भर के उस फ्लड से बचाया था। बाकी सारी चीजें डिस्ट्रक्ट हो गई थी, बट हर एक तरह के जीव उसने उस जोड़ा उनका, जैसे मोर मोरनी, कोआ कोई, ठीक है, इन सबको अपनी बोट में रख लिया था। ह्यूमन बीइंग्स, सप्तऋषि, इन सबको बचा लिया था। तो इसी तरह के जो वर्क्स होते हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक दिन इस दुनिया का एंड आएगा, और इन वर्क्स में क्या बताते हैं कि बस आ गया, राइट, बस आ गया, अब ये वॉर हो गई, अब इसके बाद दुनिया खत्म। सो जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तब भी लोगों को लगा था कि बस अब तो दुनिया गई। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तब भी, अब कोविड आया था तब भी लोगों को लगा था कि बस आई थिंक ये दुनिया का अंत है, बट फिर से हम लोग जिंदा हैं, फिर से दुनिया चल रही है। बट एक बार हमारे दिमाग में एपोकलिप्स की तरह आया था कि बस अब तो दुनिया खत्म। सो जितने भी ये वॉर्स हैं, फेमिन है, प्लेग है, जो बड़े लेवल पे फैलते हैं, इसको कहते हैं एपोकलिप्स, और इसी से बना है एपोकलिप्टिक लिटरेचर। ठीक है, तो बेसिकली ये पहले के जमाने में लिखा जाता था, और आज आज के टाइम पे जो एडवेंचरस स्टोरीज हैं कि बहुत सारे एलियंस ने अटैक कर दिया, ऐसी ऐसी जो स्टोरीज लिखी जाती हैं, एलियंस के अटैक के कारण जो अमेरिका है उसने फिर बचाया सारी दुनिया को, या एक ज़ोंबी अटैक हो गया जिसकी वजह से सारी दुनिया खत्म हो गई। ठीक है, और दोबारा से जो कुछ लोग बचे हैं वो उस धरती को फिर से दोबारा से सेटअप करने की कोशिश करें। So all those web series are, coming under this apocalyptic literature. तो बेसिकली ये वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज से, और जिसका मतलब है रिविलेशन और अनवेलिंग, यानी कि रिवील करना या अनवेल करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो नोआ की जो स्टोरी है बाइबल में, नोआ जो जैसे लोगों को लेके जाता है बचा के ग्रेट फ्लड से, वो भी एक तरह से इसी लिटरेचर का पार्ट है। नेक्स्ट है बिल्डिंग्स रोमन। बिल्डिंग्स रोमन आपने बहुत बार सुना होगा। बिल्डिंग्स रोमन क्या है? बिल्डिंग्स रोमन एक स्पेशल तरह के नॉवेल्स होते हैं जिसमें कि एक कैरेक्टर की, जो मेन हमारा हीरो है, उसकी साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि कैसे वो एक छोटे बच्चे से एडल्ट, और एडल्ट से और ज्यादा बड़ा यंग हो गया, फिर वो एक मिडिल एज में पहुंच गया। वहां तक की ग्रोथ जिस भी नॉवल में किसी कैरेक्टर की दिखाई जाए उसको कहते हैं बिल्डिंग्स रोमन। इनको नॉवल ऑफ फॉर्मेशन भी कहा जाता है, नॉवल ऑफ एजुकेशन और कमिंग ऑफ एज। इस तरह के नॉवल के 4 तरह के नाम हैं: नॉवल ऑफ फॉर्मेशन, नॉवल ऑफ एजुकेशन एंड कमिंग ऑफ एज। ठीक है, सो कमिंग ऑफ एज के ऊपर क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट ईयर कि कमिंग ऑफ एज नॉवल कौन से होते हैं। ठीक है, कमिंग ऑफ एज नॉवल में होते हैं कि एक प्रोटैगनिस्ट है, उसका बचपन दिखाएंगे, वो बचपन में बुद्धू सा होता है, उसको ज्यादा कुछ पता नहीं होता, फिर धीरे धीरे उसकी लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं, उन डिफिकल्टीज को जी जी के उसके अंदर एक नॉलेज आती है। ठीक है, एजुकेशन डजंट मीन यहाँ पे कि वो उसकी एजुकेशन का सेटअप हमें दिखाएंगे कि वो कैसे एजुकेटेड हुआ, वो नहीं है। एजुकेशन इन द सेंस कि उसे इस चीज का ज्ञान प्राप्त होता है कि लाइफ को कैसे जीना है, और फिर उसका साइकोलॉजिकल मोरल डेवलपमेंट होता है, उसको कहते हैं बिल्डिंग्स रोमन या कमिंग ऑफ एज नॉवल। तो अब इसमें क्या है कि हम एग्जांपल से अगर समझे तो डेविड कॉपरफील्ड जो है चार्ल्स डिकेंस के, वो इस नॉवल के अंडर आते हैं, इस यॉनर के अंडर आते हैं। तो इसमें क्या है, डेविड जो कॉपरफील्ड हैं उनका बचपन दिखाया है। उनके बचपन में उनके मदर जो है वो रीमैरी करती हैं, और जो उनके स्टेप फादर होते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं डेविड कॉपरफील्ड के साथ, कैसे उनकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, कैसे वो अपनी एजुकेशन लेते हैं, फिर धीरे धीरे ये सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके, फेस करके, हाउ ही बिकेम मैच्योर एंड हाउ ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट लाइफ इज। इसी तरह से पोर्ट्रेट ऑफ यंग मैन में जेम्स जॉयस ने भी स्टीफन डेडालिस के कैरेक्टर की बचपन से लेके जवानी तक की ग्रोथ दिखाई है, दैट हाउ हिज चाइल्डहुड इज, एंड कैसे जब वो 16 इयर्स की एज में जो होते हैं, जब ये नॉवल खुलता है, शुरू होता है, तो वो एक बहुत सारे अपने सिंस के बर्डन के ऊपर है। उसे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं,
ठीक है, क्योंकि उसने सेक्सुअल रिलेशन बनाया होता है और भी उसने कुछ कुछ चीजें की होती है स्कूल टाइम पे, तो उसको लगता है कि मैंने पाप किया है, तो वो चर्च में जाने का और क्लर्जी मैन बनने का डिसाइड करता है कि मैं सारी दुनिया के सारे सुख त्याग दूंगा और मैं एक क्लर्जी मैन बन जाऊंगा। फिर वो क्या करता है कि वो क्लर्जीमैन बन के भी उसे खुशी नहीं मिलती और उसे लगता है यार मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ। अगर भगवान को हमें ये सारी चीजें छोड़ने के लिए ही कहना था तो भगवान इस चीज को बनाता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से एपिफैनी के थ्रू, एपिफैनी क्या क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक रियलाइजेशन होती है कैरेक्टर को कि हाँ मुझे अब चेंज करना है अपने आप को। तो इसको लगता है कि नहीं, मुझे क्लर्जी मैन नहीं बनना, आई एम नॉट हैप्पी। बेशक मैंने सोचा हो कि भगवान हमसे यही चाहते हैं, बट आई एम नॉट हैप्पी। भगवान को जो सोचना है सोचे, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। और वो अपनी नॉर्मल सोसाइटी में जाके एक इनोवेटिव आर्टिस्ट बनने की सोचता है और इस तरह से फिर वो अपनी लाइफ में एक मेच्योरिटी लेवल पे पहुंचता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट दिस बिल्डिंग्स रोमन इज। एपिफैनी हमने कल पढ़ा था, जहाँ पे एक बड़ा चेंज आपको किसी भी एक छोटे इंसिडेंट से मिलता है मन में, लाइफ में। शार्लोट ब्रॉन्टे का जेन आयर भी ऐसा ही एक नॉवल है, जिसमें जेन की बचपन की कहानी है, दैट हाउ हर पेरेंट्स डाइज एंड फिर वो अपने मामा मामी के घर जाके रहती है, उनके बच्चे उसको कैसे चिढ़ाते हैं और फिर वो कैसे स्कूल में जाती है, फिर उसको स्कूल में भी कैसे कैसे बहुत कुछ सहना पड़ता है एंड देन फाइनली वो एक टीचर बन जाती है। ठीक है, और वो चेस्टर के घर में उनके बच्चे को पढ़ाने जाती है गवर्नेंस बन के। तो ये भी एक बिल्डेंस रोमन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कैंपस नोवेल। कैंपस नोवेल क्या होते हैं, जहां पे कोई भी अकेडमिशियन हो, या तो वो स्टूडेंट हो या वो प्रोफेसर हो या कोई टीचर हो, अगर ये सारी चीजें हैं, कोई यूनिवर्सिटी का जिक्र है, तो उसको हम कहते हैं कैंपस नोवेल। ठीक है, सो 1950s के बाद बहुत सारे ऑथर्स ने कैंपस नोवेल लिखना शुरू किया था, क्योंकि पढ़ाई का चलन चल गया था, बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी जाते थे, पढ़ते थे। अगर आप देखो कि जो 1950s से पहले के लोग हैं और 1950s के बाद, सो उसमें एक तरह से डबल ट्रिपल लेवल पे मल्टीप्लिकेशन हुआ था, लोग यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ने लगे थे। यूनिवर्सिटीज तो विलियम शेक्सपियर के टाइम से ही हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। तो बट एक टाइम के बाद लोगों ने यूनिवर्सिटीज आना बंद ज्यादा कर दिया था, सॉरी बंद नहीं कर दिया था। जैसे आज के टाइम पे देखो तो यूनिवर्सिटीज भरी हुई है। जब मैं यूनिवर्सिटी गई थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तब जो हमें हॉस्टल मिला था वो इस तरह का रूम था कि उसमें एक ही इंसान रह सकता है, क्योंकि पहले लोग कम आते थे, तो उसी हिसाब के रूम बनाए हुए थे कि हर किसी को अपना एक सिंगल रूम मिलता था। बट हम उस रूम में 3 लोग रहते थे, एक इंसान के लिए सिर्फ बेड उसमें आ सकता था, सिंगल बेड। हम उसमें डबल बेड लगाते थे और 3 लोग सोते थे। तो सोचो कि ट्रिपल क्वांटिटी में लोग अब यूनिवर्सिटीज ज्वाइन करने लगे हैं। सो ऐसी कहानियां जो यूनिवर्सिटी से लिंक रखती हों किसी स्टूडेंट की लाइफ से या किसी कॉलेज की लाइफ से, उनको कहते हैं कैंपस नॉवल। जैसे चेतन भगत का नॉवल है 5 पॉइंट समवन। 5 पॉइंट समवन में किसकी कहानी है, 3 इडियट्स की कहानी है। तो 3 इडियट्स बाद में मूवी बनी थी 5 पॉइंट समवन के ऊपर। आमिर खान ने बहुत अच्छे से इसको प्ले किया था। इसमें क्या है, एक स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ को देखने का, कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में लाइफ कैसी होती है, बर्डन होता है, इंजीनियर्स की लाइफ कैसी होती है, दैट काइंड ऑफ लाइफ ही इज ट्राइंग टू से। सो कैंपस क्या है, एक एनक्लोज्ड दुनिया है ना। कैंपस अपने आप में एक दुनिया होती है, जिसका बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। और जब कहीं पे भी एनक्लोज दुनिया होगी तो उसमें सस्पेंस भी होगा, पॉलिटिक्स भी होगी। आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज में कितने पॉलिटिकल गैंग बन जाते हैं लोगों के, लड़कों के। तो हमारे यूनिवर्सिटी में भी ऐसे गैंग्स थे, एक लड़के ने गोली भी चला दी थी। इस लेवल तक की पॉलिटिक्स होती थी। रोमांस एंड इवन जस्टिस भी होता है, बहुत सारे लड़कों लड़कियों के कपल्स भी बनते हैं, बहुत सारे टीचर्स पार्शियलिटी भी करते हैं। तो यहीं से कहानियां निकल के आती हैं। तो ये जो नॉवेल्स होते हैं इनको कहते हैं कैंपस नॉवेल्स। 1950s के बाद भर भर के लोगों ने इनको लिखा था। नेक्स्ट है शिवलरिक रोमांस। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने शिवलरिक रोमांस को समझ लिया तो आपको बहुत सारा लिटरेचर समझ आ जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारा ऐसा मिडिवल टाइम का लिटरेचर देखा है जिसमें हमें समझ नहीं आती बहुत सारी चीजें। सो शिवलरिक रोमांस को समझने से पहले हम क्या समझेंगे कि एक नाइट या एक मिडल एजेस में एक जो कैरेक्टर है नाइट का, वो कौन होता है। जैसे कि हमने जब
एडमंड स्पेंसर का वो वर्क भी देखा था, फेयरी क्वीन। हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फेयरी क्वीन में क्या है, हमारा जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, वो एक नाइट है। तो वो क्या है, मिडिवल टाइम का कैरेक्टर है जिसको एडमंड स्पेंसर ने अपनी कहानी में लिया है। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस दिखाई हैं जो पुराने टाइम पे राजाओं के दरबार में होती थी। अब नाइट कौन होता है, नाइट एक तरह का सोल्जर होता है जिसका ओहदा सबसे छोटा होता है। अगर आप चेस की बात करो तो उसमें जो एक छोटा सा सैनिक होता है उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती, उसको सिर्फ एक छोटा सा मूव दिया जाता है कि ये बस सीधा चल सकता है, राइट से काट सकता है ना। तो जो नाइट है वो बेशक छोटा सा एक प्यादा हो, एक छोटी सी पोस्ट हो उसकी, बट वो सबसे ज्यादा करेजियस और ऑनरेबल पर्सन होता है। तो अगर आपने वो वाली मूवी देखी है, बहुत सारी ऐसी इंडिया में मूवीज हैं जिसमें कि जो लोग हैं वो सोल्जर बनना चाहते हैं, सोल्जर बनने में उनको ऑनर महसूस होता है। तो नाइट क्या होता है, बहुत ही करेजियस और डिग्निटी से रहता है। अब नाइट कैसे बनते थे वो देखते हैं। कोई भी अच्छे फैमिली में पैदा होने वाला जो लड़का होता है वो नाइट बनता है, ठीक है। और वो नाइट कैसे बनता है, उसे एक बड़े नाइट यानी कि पहले से ही कोई सोल्जर है उसके पास छोड़ दिया जाता है जब वो 7 साल की उम्र का होता है, ठीक है। और वो जो लड़का है, छोटा बच्चा है, वो उस नाइट के साथ उसके कासल में, उसके घर में रहता है और उसकी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसको कहते हैं पेज। जो वो छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं पेज। और वो पेज उस नाइट के साथ टीनेज तक रहता है। टीनेज के बाद उसे कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। जैसे मैंने डॉन होते में बताया कि जो डॉन है वो सैंचो को कहता है कि तू मेरा स्क्वायर है, तुझे मैं सिखाऊंगा नाइटहुड, मैं नाइट हूँ, तू मेरा स्क्वायर है, ठीक है। सो जो लड़का उसके अंडर ट्रेनिंग ले रहा है वो स्क्वायर बन गया। स्क्वायर क्या करता है, नाइट को हर जगह असिस्टेंस देता है, यानी कि उसे किसी भी चीज की जरूरत है तो स्क्वायर करेगा, एक असिस्टेंट का काम करता है वो। उसको उसके वेपन्स ला के देना, उसका मीट कट करना, खाने में उसकी हेल्प करनी, ठीक है, जो भी चीजें हैं वो। अगर एक स्क्वायर अच्छा प्रूव होता है तो नाइट डिक्लेयर करता है कि ये लड़का अब एक नाइट बनने के लिए रेडी है। तो 21 साल की उम्र में एक लड़का फिर नाइट बन जाता है, फिर वो आगे उसकी ड्यूटी होती है। तो इस तरह से होता है। अब चर्च क्या करती थी उस टाइम पे, चर्च कहती थी कोर्ट ऑफ शिवलरी, यानी कि चर्च ने शिवलरी के यानी कि एक नाइट के लिए एक बिहेवियर रेफर किया था कि एक नाइट को कैसे बिहेव करना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, क्या क्या काम करने हैं। एक नाइट जो है वो लॉयल होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, ठीक है। और वो उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है। आपने देखा है सैनिक भी, अगर आप इंडियन आर्मी के सैनिकों की देखो तो वो सीधा होके बैठते हैं बिल्कुल तन के, है ना। और उनके बात करने का तरीका भी बहुत ही सीरियस होता है। तो उनको भी इस तरह का बिहेवियर बचपन से सिखाया जाता है कि आप लोगों को बैटल में लड़ना है, विमेन के साथ कैसे बात करनी है, नॉर्मल जो सिविलियंस हैं उनके साथ कैसे बात करनी है। अब ये बंदा हो गया शिवलरिक, ठीक है। अब शिवलरिक रोमांस शुरू होता है, यानी कि जो राजा की कोर्ट में सुंदर सुंदर लड़कियां हो गई, दासियां हो गई, या अच्छे लेवल की जो लड़कियां हो गई, उनके साथ ये करते हैं फ्लर्ट। फ्लर्ट ऐसा नहीं कि कोई बुरी टर्म में, फ्लर्ट करते हैं कि ये उनको बू करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनको, अगर हम देसी भाषा में कहें तो पटाने की कोशिश करते हैं, बट एक रोमियो मजनू की तरह नहीं, एक पूरे सोल्जर की तरह इनका एक तरीका होता है। और इनके अंदर कोई सेक्सुअल या फिजिकल रिलेशन नहीं होते, बस हल्की फुल्की फ्लर्टिंग होती है, डांस करते हैं साथ में। और इसको कहते हैं शिवलरिक रोमांस, जहां पे एक नाइट एक लड़की को पसंद करता है, उसके साथ हल्का फुल्का रोमांस करता है और उससे शादी करना चाहता है, बट उसकी ड्यूटीज उसके लिए सबसे पहले होती है, ठीक है। तो ये है शिवलरिक रोमांस। थॉमस मैलरी के ले मोटे द आर्थर में बहुत सारे जो नाइट्स हैं उनका ऐसा शिवलरिक रोमांस दिखाया गया है। किंग आर्थर की कोर्ट में 100 से ज्यादा सैनिक होते थे जो बैठते थे उनके साथ, अच्छे बड़े महान सैनिक उनके कोर्ट में थे। तो थॉमस मैलरी ने शिवलरिक रोमांस को यहाँ दिखाया। उसके अलावा भी और वर्क्स हैं जो शिवलरिक रोमांस के अंडर आते हैं। नेक्स्ट टर्म है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया से पहले हमें यूटोपिया समझना चाहिए। यूटोपिया एक ऐसी स्टेट होती है, एक ऐसी कंट्री होती है जहां पे सब कुछ परफेक्ट होता है। जो भी परफेक्ट आप सोच सकते हो
वो परफेक्ट उस कंट्री में मिलेगा। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई बीमारी, ना कोई गरीब, ना किसी का ऑपरेशन, ना किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, ना किसी के साथ इनइक्वालिटी, हर कोई इक्वल है, हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, हर कोई खुश है। सो एक आइडियल स्टेट जिसको हम कहते हैं, जो कि होना पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, राम राज्य अगर हम हिंदी में बोले तो उसको कहते हैं यूटोपिया। यूटोपिया का अपोजिट होता है डिस्टोपिया। सो यूटोपिया वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड यूटोपिया से ही आया है, और थॉमस मोर ने इस वर्ड को यूज किया है अपने वर्क के टाइटल में, जिसका नाम है यूटोपिया 1516। स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एम चलते फिरते ये दे देते हैं कि थॉमस मोर ने जो यूटोपिया कौन से ईयर में लिखा था। सो 2017 में ये क्वेश्चन आया था कि 1516 में ये लिखा गया था, इसके बारे में बताओ। ठीक है, अब इसमें तो इन्होंने बताया कि सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट कैसे होता है, बट डिस्टोपिया कहाँ क्या है जिसमें कि हर जगह डिस्ट्रक्शन है, कोई खुश नहीं है, कोई जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोलिंग है, वो सबका अत्याचार करती है, सबको प्रेस करती है, गरीबी है, और जो इनकम गैप है रिच और पुअर का बहुत ज्यादा है, दैट इज डिस्टोपिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल वाली ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। एडवर्ड हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड डिस्टोपिया है, ये भी क्वेश्चन आया है। एंथनी बोर्गेस का क्लॉकवर्क ऑरेंज, ये भी क्वेश्चन आया है। सो सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने अपने एग्जांपल्स में लिए हैं। और 1984 वन ऑफ माय फेवरेट नॉवेल्स, जॉर्ज ऑरवेल का डिस्टोपियन नॉवल है, जिसमें कि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट है, और ये क्या करती है गवर्नमेंट, ये प्रेस को कंट्रोल करती है, खाने को कंट्रोल करती है, इवन रिलेशनशिप। आप किसी के साथ बिना शादी के रिलेशनशिप नहीं रख सकते, और रिलेशनशिप में भी आपके अंदर लव नहीं होना चाहिए। इवन देयर शुड बी नो लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बस वो बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए शादी करें, दैट इज द लिमिट। कंट्रोल करते हैं हर चीज को। थॉट क्राइम, एक क्राइम है थॉट क्राइम। अगर आपने गवर्नमेंट के बारे में बुरा सोचा भी, तो भी आपको जेल हो जाएगी, तो भी आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा। आप गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आप बुरा सोच रहे हो? क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट के बारे में बुरा सोचते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके एक्शंस में दिखेगा, आप कभी ना कभी किसी से बोलोगे। तो इन्होंने बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू के नाम से हर जगह एक बड़ी आंख बना के पोस्टर लगाए होते हैं, जिसका मतलब है कि हर टाइम आप निगरानी में हो। जैसे बिग बॉस में होता है ना कि हर चीज के ऊपर निगरानी होती है, कैमराज होते हैं। अगर आप सो रहे हो तो भी, अगर आप अपने वॉशरूम में हो तो भी, तो वो कहते हैं कि हम हर जगह आपके ऊपर निगाह रखे हुए हैं, और अगर आपने कुछ भी किया, इवन थॉट क्राइम भी किया, तो इट विल बी अ बैड थिंग फॉर यू। इसको कहते हैं डिस्टोपिया। सो देखो, ह्यूमन बींग्स की इमेजिनेशन है। जैसे हमने सबसे पहली टर्म पढ़ी थी इसमें एपोकलिप्टिक, वो भी इंसान की इमेजिनेशन है कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। ये भी इंसान की इमेजिनेशन है कि जो आज चल रहा है वो अच्छा है, बट आने वाला समय अच्छा नहीं होगा, उसमें इस तरह की गवर्नमेंट होगी जो सबको कंट्रोल करेगी। जैसे अगर आपने अपने बड़े बूढ़ों को देखा होगा, अपने फादर को, अपने दादाजी को, अपनी मम्मी दादी को देखा होगा, तो वो लोग क्या बातें करते हैं, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, हमारे जमाने में ऐसा होता था। एज इफ उनका जमाना यहाँ अब के जमाने से बहुत अच्छा था, राइट। उससे पुरानी जनरेशन के लोगों को ले लो, वो कहेंगे हमारे जमाने में ज्यादा अच्छा था, हमारे जमाने में सच्चाई थी, ईमानदारी थी। इसी तरह से आज की जो जनरेशन है, आप मैं, हम लोग अगली जनरेशन को क्या बोलेंगे कि हमारा जमाना अच्छा था, बट हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि अगला जमाना हमेशा खराब होगा। दैट इज व्हाट डिस्टोपिया इज। तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। हम हमेशा ये सोचते हैं जैसे जैसे समय बढ़ेगा हम बुराई की तरफ बढ़ेंगे। कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद हम अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि अगर आपने सदगुरु को सुना है, यूट्यूब पे एक सदगुरु आते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि ये हमारे हाथ में है कि आगे का समय बुरा होगा या अच्छा होगा। अगर हम अपनी जनरेशन को आज ही, अगर हम आज ही अपनी चीजों को कंट्रोल कर लेंगे तो आने वाला समय अच्छा होगा। क्योंकि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी का साथ है तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमैनिटी। बट ह्यूमैनिटी क्या सोचती है? नेगेटिव सोचती है, तो नेगेटिव ही होता है। सो दैट इज व्हाट डिस्टोपिया इज। एपिस्टलरी नॉवल, एपिस्टलरी नॉवल क्या होता है? लेटर्स के थ्रू जब एक नॉवल लिखा जाता है, यानी कि एक नॉवल है जिसमें बहुत सारे लेटर्स कलेक्ट करके नॉवल बना दिया। यानी कि जो मेन हीरो है या हीरोइन है या प्रोटैगनिस्ट है, वो क्या कर रहा है,
वो लेटर्स लिख रहा है और उस लेटर्स के थ्रू हमें उस पूरी कहानी को समझना होता है। वो पूरी कहानी हमें समझ में आती है कि अच्छा इसका बचपन ऐसा था, इसकी जवानी ऐसी है, या इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई, या ये ऐसा कैरेक्टर है। तो वो सारी चीजें हमें चिट्ठियों के थ्रू, डायरीज के थ्रू या जर्नल्स के थ्रू, जर्नल एंट्रीज के थ्रू पता चलती हैं। ठीक है। बेसिकली एपिस्टल वर्ड कहाँ से आया है? न्यू टेस्टामेंट से। न्यू टेस्टामेंट क्या है? बाइबल का ही एक पार्ट है। तो जब जीसस क्राइस्ट जिंदा थे तब लोग उनको बहुत मानने लगे थे, क्रिश्चियनिटी का एक बोलबाला हुआ था। उनकी डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स ने बाकी सारी कंट्रीज में चिट्ठियां लिखनी शुरू की कि भैया अब सही टाइम है, जीसस क्राइस्ट दोबारा आए, तब तक पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी को फैला दो। राइट, तो ये उनका एजेंडा बन गया। तो सबसे पहली चिट्ठी लिखी सेंट पोल ने। सेंट पोल को आज भी पूजा जाता है क्रिश्चियनिटी में। सेंट पोल ने पहली चिट्ठी लिखी और रोमन कंट्री को, रोम को, ठीक है, और उनको बोला कि जितने भी चर्च लीडर्स हैं उनको तैयार करो, अब हम दुनिया में चर्च खोलेंगे, बहुत सारी चर्च एस्टेब्लिश करेंगे और जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग्स हैं उनको फैलाएंगे। सो जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे वो इसी एजेंडा से आए थे, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, कि हमें इस दुनिया को, इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि उनको लगता है कि क्रिश्चियनिटी इज द बेस्ट एंड बाकी सारी दुनिया फुलिश है। तो ये जो लेटर है इसको कहते थे एपिस्टल, जो सेंट पॉल ने लिखा था। ये आज भी न्यू टेस्टामेंट का पार्ट है, बाइबल में इसको रखा गया है, लिखा गया है। ठीक है। सो इसको कहते हैं एपिस्टल। एपिस्टल से बना एपिस्टलरी। सो एपिस्टलरी नॉवेल्स बहुत सारे हैं। एलिस वॉकर का कलर पर्पल, और अगर हम सबसे फेमस ब्रिटिश लिटरेचर की बात करें तो कौन सा है? रिचर्डसन का पैमेला, राइट, वर्च्यू डिवाइडेड। तो वो है सबसे फेमस वर्क। सो कलर पर्पल, एलिस वॉकर का जो कलर पर्पल है उसमें जो हीरोइन है या प्रोटैगनिस्ट है सीली। सीली है एक बेचारी छोटी सी बच्ची होती है, उसके जो स्टेप फादर है उसका रेप करते हैं, फिर उसकी शादी हो जाती है कुछ टाइम बाद। फिर वो जो हस्बैंड होता है उसका, वो भी उसका कई बार रेप करता है, उसको टॉर्चर करता है। तो वो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती हैं? वो चिट्ठियां लिखती हैं, या तो गॉड को या उसकी एक बड़ी बहन होती है उसको। उन चिट्ठियों के थ्रू हमें पूरी कहानी समझ में आती है। नेक्स्ट है एन फ्रैंक। तो अगर आपने बचपन में एने फ्रैंक को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कितनी ब्यूटीफुल सी बुक है। मैंने तो बचपन में पढ़ी थी ये, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से। सो वो क्या करती है, वो अपनी फीलिंग्स को लिखती है एक डायरी में। ठीक है, ये अपनी डायरी को फ्रेंड बना लेती है। तो वॉर का टाइम होता है और ये इनकी बदली हो जाती है इनके फादर की। तो कैसे ये, इसको कोई दोस्त नहीं मिलता, शी वॉज लाइक अ चैटर बॉक्स, वो बहुत बातें करती है, इसीलिए उसका कोई क्लास में भी उसको बहुत डांट पड़ती है। एंड वो फिर अपनी डायरी में अपने सारे फीलिंग्स को, कि मेरी लाइफ ऐसे थी, इतनी तारीख को ये हुआ, इतनी तारीख को ये हुआ, आज हमारा टेस्ट था, आज स्कूल में ऐसा हुआ, वो सारी चीजें उसमें लिखती है। तो हमें डायरी के थ्रू इसकी बातें पता चलती है। तो ये होती है जी एपिस्टलरी नॉवेल्स। नेक्स्ट जो है हम कल करेंगे गॉथिक। चलो मैं बता देती हूँ, गॉथिक हमें पता ही है, ऐसा फिक्शन जहाँ पे भूत प्रेत, नेचुरल चीजें, इंडिविजुअलिटी, हाई इमोशंस, इन सब का डिस्क्रिप्शन हो, ग्लूमीनेस हो, वहां पे गॉथिक नॉवल होता है। गॉथिक बिल्डिंग्स होना बहुत जरूरी है, डार्क एंड डिकेइंग, डिस्मल आर्किटेक्चर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो लिटरेचर में माना जाता है गॉथिक नॉवल, वो है होरेस वोलपोल का कैसल ऑफ ओट्रेंटो। ठीक है। और मैनफ्रेड की कहानी है, ये हमने डिटेल में करनी है, समरी से क्वेश्चन आते हैं। और उसके अलावा जो अगर हम फीचर्स देखें तो क्या क्या होते हैं गॉथिक फिक्शन में? ग्लूमी डिकेइंग सेटिंग होती है, बहुत ही शेडी शेडी सी पिक्चर, घर, और वो दिखाया जाता है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, गोस्ट हो सकते हैं, वेम्पायर, ज़ोंबीज, मॉन्स्टर्स, कर्सेस होते हैं, प्रोफेसीज होती है। कर्सेस क्या होते हैं कि ये बिल्डिंग जो है अंडर कर्स है, यानी कि इसको श्राप मिला हुआ है, श्रापित है ये पेड़ श्रापित है, ये कुआं श्रापित है, ऐसी तरह की चीजें होती हैं। या प्रोफेसीज होती हैं, भविष्यवाणियां, कि ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि इस घर में ऐसा हो जाएगा, जो रहेगा इस घर में कोई भी रहेगा तो उसकी पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी, काइंड ऑफ। डैमसल एंड डिस्ट्रेस होता है, कैरेक्टर्स हमेशा टेंशन में रहते हैं। जो लोग हैं वो फ्री होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो बंधे होते हैं।
इंटेंस इमोशंस होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गॉथिक फिक्शन के। मैरी शैली का फ्रैंकेनस्टाइन में गॉथिक एलिमेंट्स हैं। जेन आयर जो है शार्लोट ब्रॉन्टे का, क्योंकि उसमें जो रोचेस्टर का घर है उसमें छत पे जो लेडी रहती है उसकी वाइफ है ना, रोचेस्टर की वाइफ रहती है बर्था मेसन, उसकी वजह से वो गॉथिक है। वैसे उसमें असल में कोई भूत प्रेत नहीं है, बट वो जो हस्ती है ऊपर बैठ के बर्था मेसन, और जो वो चीजें फाड़ देती हैं जला देती है, उसकी वजह से वो गॉथिक एलिमेंट्स उसमें हैं। एमिली ब्रॉन्टे का वुदरिंग हाइट, उसमें तो साफ साफ कैथरीन का भूत घूमता है ना। इनिशियली जो नरेटर है उसको कैथरीन का भूत पकड़ लेता है, एंड बहुत सारे घोस्ट्स की बात उसमें बताई गई है नॉर्मल स्टोरी के अलावा भी। तो दैट इज ऑल्सो गॉथिक फिक्शन। तो इन टर्म्स को रिवाइज करिएगा।